जी, अगर हम बात करें कि फंक्शंस को हम फॉर्मली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो उस वक्त रन होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। ये बुनियादी तौर पे बनाया जाता है आपके जो जो ओवरऑल प्रोग्राम की लॉजिक होती है उसको सिंपली छोटे छोटे टास्क्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए और उन टास्क्स को फंक्शंस के अंदर डिफाइन कर दिया जाए। आमतौर पे फंक्शंस जो होते हैं ये इतना ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि हम इसके अंदर एक ही टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है आपके प्रोग्राम के अंदर जिसे आप बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बुनियाद के ऊपर ही प्रोग्रामिंग के स्टाइल को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं कि हमारे पास जो है ना ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। अगर हम कहें फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हमारे पास प्रोग्राम लिखने का एक वही स्टाइल होता है, आल्सो कॉल्ड एफपी, इन जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को प्योर फंक्शंस के तौर पे देख रहे होते हैं कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और आप उन फंक्शंस को डिजाइन करते हैं और उन फंक्शंस को बाद में आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास जो है वो एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर आपके पास बन जाएगा। तो इस वे ऑफ थिंकिंग को, चूंकि मुख्तलिफ किस्म की वे ऑफ थिंकिंग्स हैं, आपके पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इस हवाले से यानी फंक्शंस की के ऊपर जो बुनियाद करती है वो हमारे पास फंक्शन प्रोग्रामिंग है। फंक्शन को हमें खुद से लिखना पड़ता है, हम खुद क्रिएट करते हैं, बाद में आप उसे कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन को जब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे उसके नाम के साथ। ठीक है, ये चंद कॉमन सी जो बातें हैं। एक फंक्शन को सी प्लस प्लस के हवाले से उसकी एक डेक्लेरेशन होती है, एक उसकी डेफिनेशन होती है। डेक्लेरेशन जो है ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो डेक्लेरेशन और डेफिनेशन जो होती है उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। यानी आप, तो ये दो तीन चीजें हैं इसके हवाले से। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, एक फंक्शन जो है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, चार चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। वो चार चीजें हमारे पास कौन सी हैं, आप जब इन हैंडआउट्स को देखेंगे तो इनके अंदर बड़ी तफसील के साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैं टाइम सेविंग के लिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ जी। एक फंक्शन जो होता है जिसमें जो पहली चीज है ना जी वो होती है कि इस फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है। ठीक है, दूसरी चीज हम बताते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कौन सी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो क्या होगी। तीसरी चीज जो हम इस फंक्शन में बताते हैं वो ये बताते हैं कि इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर कौन कौन से होंगे। यानी दो चीजें हमने बतानी होती हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होंगे, ठीक है, और दूसरी बात हमने ये बतानी होती है कि उन पैरामीटर्स की जो टाइप है वो कौन कौन सी होगी। टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो है ये भी हम बताते हैं। ठीक है जी, और चौथी चीज क्या होती है, चौथी चीज उस फंक्शन की बॉडी होती है जो कि कंपोज्ड होती है उन तमाम स्टेटमेंट्स के ऊपर। एक स्टेटमेंट हो या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी के ऊपर। तो ये चार चीजें मिलकर एक फंक्शन बनाती हैं। इन चार चीजों की मदद से आप एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है जी, और इसमें कुछ चीजें कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। ठीक हो गया, आपका नाम जो है ये कंपलसरी है और जो बॉडी है ये कंपलसरी है। आपका फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, आपका फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं हो सकता। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास किसी भी लिहाज से रिटर्न टाइप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, पैरामीटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है रिटर्न टाइप का या पैरामीटर का। एक ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि जो इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेगा और स्ट्रिंग वैल्यू को आउटपुट करेगा, यानी रिटर्न वो स्ट्रिंग करेगा। एक ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि जो स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेगा और इंटीजर फ्लोट की सूरत में उसे रिटर्न कर सकता है। तो किसी भी सूरत में यहाँ पर दो चार बातें जो हैं वो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है जी, नाम लिखने के असूल वही हैं जो आपके पास फंक्शन को, यानी सबसे पहली चीज तो हमने ये समझनी है कि इसमें नेम क्या है। नेम लिखने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जी, और वो रूल्स क्या हैं, वो सेम है जो वेरिएबल्स के हैं। यानी आपका फंक्शन का नाम वही हो सकता है जो कि एक वेरिएबल का नाम हो सकता है।
उसके बाद रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप के अंदर सारी किस्म की डाटा टाइप्स आ सकती हैं, ठीक है जी। और कल हमने देखा था कि डाटा टाइप्स दो किस्म की हैं, परमिटिव भी हैं और यूजर डिफाइंड भी हैं। आपका फंक्शन किसी परमिटिव डेटा टाइप को भी रिटर्न कर सकता है और आपका फंक्शन जो है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को भी रिटर्न कर सकता है। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास है इसके अंदर पैरामीटर। तो पैरामीटर जो हैं वो जितने मर्जी हो सकते हैं, यानी 0 से लेकर और एज मैनी एज यू नीडेड, ओके, एज मैनी एज देयर इज नीडेड। और कोई तमीज नहीं है कि किस किस्म का पैरामीटर हो। आपका पैरामीटर जो है वो किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है। आप पैरामीटर के तौर पे वेरिएबल डालें, आप पैरामीटर के तौर पे स्ट्रक्चर को भेजें, आप पैरामीटर के तौर पे पॉइंटर भेजें, पैरामीटर के तौर पे किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट भेजें, और किसी भी किस्म की वैल्यूज जो है, जो वैल्यूज परमिटिव, नॉन परमिटिव और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में मौजूद है, हर किस्म की वैल्यू को फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे पास किया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास बॉडी आ जाती है जी। बॉडी को जाहिर है हम उसी तरह, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखने लगा हूँ जी, मैंने लिखा जी इंटीजर, ठीक है जी, इंटीजर लिख रहा हूँ और असल में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी स्क्वायर, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ इंटीजर, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये जो फंक्शन है, ये आप देखें, ये हमें बता रहा है जी कि इस फंक्शन का नाम जो है वो स्क्वायर है, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, और इस फंक्शन में एक पैरामीटर जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। जब आप C++ के अंदर इस तरह फंक्शन को लिखते हैं तो ये कहलाती है फंक्शन की डेक्लेरेशन, फंक्शन डेक्लेरेशन, ठीक हो गया। और या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी प्रोटोटाइप है। दो लफ्ज जो हैं वो इसके लिए यूज किए जाते हैं। एक फंक्शन को डिफाइन करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। जिस तरह हम वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं, बाद में उसको हम यूज करते हैं, तो इसी तरह आप किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर भी करेंगे, प्रोटोटाइप बताएंगे, और उसके बाद आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपके पास जो बॉडी होती है, अब ये बात देख लें, जरा जहन में रख लें कि आपके पास जो बॉडी होगी उसमें दो चीजें लाजमी होंगी। ये आपकी बॉडी है। अगर आपका फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू करेगा तो आपके बॉडी की जो लास्ट स्टेटमेंट होगी वो रिटर्न होनी चाहिए। रिटर्न और उसके आगे जाहिर है वही वैल्यू होनी चाहिए जो उसकी रिटर्न टाइप के साथ है। अगर आपका वेरिएबल जो है, आपका फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यू, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और आप यहाँ पर नॉन इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो ये भी एक एरर है। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेंगे तब भी एक इसके अंदर एरर आ जाएगी। और आपकी जो है वो ये जो बॉडी है इसके अंदर आप जितनी मर्जी एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। यानी आपने यहाँ पे इफ लगाया हुआ है तो उसके अंदर भी आप रिटर्न की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है जी, आप अपना चेक करें जी। मिसबा, स्क्रीन तो शेयर हो रही है, सारे लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना जी? ओके जी। तो ये हमारे पास चार चीजें हैं, इनके बारे में आपने पढ़ना है जी, ठीक है। हैंडआउट से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी अच्छी ट्यूटोरियल वेबसाइट से भी आप पढ़ सकते हैं जी, फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग। लेकिन इनके बारे में अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समझ लेना है जी, ठीक है ना, ताकि आपको ये W3 स्कूल में थ्योरी इतनी नहीं लिखी होती, लेकिन कोड की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा अच्छी दी होती हैं। ट्यूटोरियल पॉइंट के अंदर कोड भी अच्छा लिखा होता है, और सारी चीज़ें जो है ना वो इसके बारे में आप देखेंगे बहुत ही तफसील। वही चार बातें आप देख लें जी कि रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, पैरामीटर है, साथ में उसने डिफरेंट किस्म की डेक्लेरेशंस बताई हैं, कॉलिंग ए फंक्शन। यानी बहुत अच्छा आर्टिकल आपको यहाँ से लिखा हुआ जो है वो मिल जाएगा, और ये मैं ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। जो सोर्स मैं खुद पसंद करता हूँ, जहाँ से मैं खुद पढ़ता हूँ, जिसको मैं ये समझता हूँ कि जो सोर्स पढ़ने में भी आसान है और जो सोर्स समझने में भी आसान है, वो सोर्स में आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे उसने स्टूडेंट ने बोला, अब मैं आपको यहाँ पर कोड के ऊपर समझा देता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं लिख के एक दो फंक्शन बता देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे
ये जो लिखा हुआ कोड है ये समझा देता हूँ, जैसे आप बोलेंगे उसी तरह मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए फंक्शन को लिखना भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, और वैसे कोड को एक्सप्लेन करना भी कोई मसला नहीं है, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं आपको बता देता हूँ जी। डेक्लेरेशन में और प्रोटोटाइप में क्या फर्क है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका इंट मेन फंक्शन है, और यहाँ पर आपने ये देखें ये आपके पास एक फंक्शन है, इसको मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ जी। ठीक है, और इसको मैं ले जाता हूँ अपनी इस फाइल के अंदर जो हम इसमें खोल रहे हैं जी। यहाँ पर देखना है जी आपने, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप। इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है मैक्स ए बी, ये आपने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब इस लाइन को ना आप कमेंट कर दें और इस फंक्शन को आप रन कर दें, तो आपको लिखा हुआ आएगा जी कि मैक्स की जो वैल्यू है वो 200 है। लेकिन कंपाइलर सी के कुछ ऐसे हैं कि जो उस वक्त तक फंक्शन को एरर देंगे यहाँ पर मैक्स ए बी के ऊपर, वो कहेगा कि ये फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसे कैसे कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन की डेक्लेरेशन है। फंक्शन डेक्लेरेशन हमें क्या क्या बताती है, फंक्शन डेक्लेरेशन तीन चीजें हमें बताती है, या फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डेक्लेरेशन, ये तीन चीजें हमें बताएगी। और वो तीन चीजें हमारे पास क्या होंगी, जो फंक्शन की प्रोटोटाइप के अंदर हमारे पास होंगी, वो तीन चीजें हमारे पास होंगी जी। नंबर वन, उसकी रिटर्न टाइप होगी। ठीक है जी, उसकी, और उसके बाद उसका नाम क्या होगा, ये होगा। और तीसरी चीज होगी कि उसके अंदर कौन कौन से और कितने पैरामीटर जो है वो पास होंगे। ये तीन चीजें फंक्शन की डेक्लेरेशन और प्रोटोटाइप बताते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल रिलेटेड उसी से आते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें आ जाती हैं जी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। पिछली दफा एक सवाल पेपर में आया हुआ था कि एक फंक्शन के अंदर क्या एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कितनी रिटर्न स्टेटमेंट्स है ना वो हो सकती हैं। बहरहाल कि देखें जी, अगर हमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे तो इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व भी कर सकेंगे, और हम उसे जो है वो चीज़ों को देख भी सकेंगे। अब मैंने सारे कॉन्सेप्ट ही आपको बताने हैं। यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई है तो देख लें। अब आप देखें इसके अंदर हमने ये फंक्शन की प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशन है, जिसके अंदर आप देखें रिटर्न टाइप मेंशन है और दो पैरामीटर इसके अंदर जाएंगे ये मेंशन है। अगर आप यहाँ पर num1 और num2 नहीं भी लिखते और सिंपल इंट इंट लिख देते हैं तो तब भी आपकी प्रोटोटाइप बिल्कुल जेन्युइन है। आपकी प्रोटोटाइप क्या है, जिसके अंदर रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन और पैरामीटर्स की टाइप्स और उनकी तादाद मेंशन हो, तो इसे हम फंक्शन डेक्लेरेशन या प्रोटोटाइप कहते हैं। नहीं जी, कोई लिमिट नहीं है। आप फंक्शन के अंदर रिटर्न एक का होना लाजमी है जी, मिनिमम एक का। अगर आपकी फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जैसे ये देखें जी ये इंट है, अगर आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप ये कर देते हैं तो उस सूरत में आपके पास ये रन नहीं होगा और आपको एरर देगा जी कि ये वैल्यू है नो रिटर्न स्टेटमेंट इन द फंक्शन रिटर्निंग नॉन वाइड। आपका फंक्शन जो है वो नॉन वाइड है, यानी कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपकी उस बॉडी के अंदर किसी जगह भी, ये देखें ये कहता है ये क्लोज हो रही है लाइन नंबर 31 पे, लेकिन इससे पहले कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट वहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत में आपको वो एरर देगा। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन की टाइप वाइड है तो जाहिर है फिर उसके अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कॉल करना फंक्शन को, आपके सामने ये फंक्शन को आप, जाहिर है अगर आपका फंक्शन रिटर्न टाइप करेगा तो फिर आप उसकी वैल्यू को किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर जरूर लेंगे। अगर आपका फंक्शन नॉन रिटर्नेबल है देन ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। देख रहे हैं ना, मैं इसी फंक्शन को नॉन रिटर्नेबल बनाता हूँ, मैं इसे बना देता हूँ जी वाइड। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है इसको मैं उठाता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं, और यहां पर जाहिर है अब मैं कॉल करूंगा तो ये फंक्शन इस तरह कॉल होगा, क्योंकि इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। अगर इसने वैल्यू रिटर्न करनी होती तो फिर आप इसे इस तरह से कॉल नहीं कर सकते थे। अब भी आप रन करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा जो पहले था। ठीक हो गया। हाँ जी, इसमें क्या आ रहा है जी वाइड में, हाँ जी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे वाइड नहीं किया, डेक्लेरेशन और है और डेफिनेशन में फर्क है, तो इस वजह से इसके अंदर वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये जो आ रहा है ये आपके पास फंक्शन है, चूंकि रिटर्न की वैल्यू, रिटर्न आपके पास यहाँ पे डिफाइंड है, उस फंक्शन में डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पे रिजल्ट डिफाइन है तो हम यहाँ पे RUSLT रिजल्ट लिख देंगे, तो उस सूरत में आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
फंक्शन के हवाले से दो चीजें आपने और समझनी होती हैं, वो क्या होती हैं जी, कि सुन लें कि ये कहलाते हैं आपके पैरामीटर्स। ये इंट num1 और num2 ये आपके जो डेफिनेशन में लिखे होते हैं, ये आपके पैरामीटर्स कहलाते हैं। जब आप कॉल करते हुए जो वेरिएबल पास करते हैं, इन्हें हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है आर्गुमेंट्स में और पैरामीटर्स में। पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट्स। ओके, कि पैरामीटर हमारे पास क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। पैरामीटर इज ए वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये वाली डायग्राम आपको क्लियरली बता रही है कि हमारे पास पैरामीटर कौन से हैं और आर्गुमेंट कौन से हैं। ये देखिए जी, आपने फंक्शन को डिफाइन किया तो पैरा m और पैरा 2 जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे गए हैं, ये पैरामीटर हैं। जब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और जो वैल्यूज आप उन्हें पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, एज अ पैरामीटर जो पास कर रहे हैं, ये आपके पास आर्गुमेंट्स कहलाएंगे जी। ठीक है ना जी, तो ये आर्गुमेंट में और पैरा में फर्क है। दूसरा फर्क जो आपको समझना चाहिए वो होता है वेरिएबल्स का लोकल और ग्लोबल का। अब जरा मैं इसको अंडू करके ना उसी तरह दोबारा कर देता हूं इस फंक्शन को जिस तरह ये पहले मौजूद था। ये हो गया जी। अब मैंने इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है समथिंग, और अब मैंने इस फंक्शन को बगैर उसके कॉल किया तो आप देखें वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी, क्योंकि मैक्स ए व बी इस फंक्शन को कॉल किया गया है, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू जो इसने रिटर्न की थी उसको हमने किसी भी वेरिएबल में रिसीव नहीं किया, तो लिहाजा इस फंक्शन को कॉल किया, ये चला और एग्जीक्यूट किया और खत्म हो गया, लेकिन कोई वैल्यू भी अपडेट इसमें नहीं होगी। एक ही तरीका होता है जी फंक्शन को कॉल करने का, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जो मैंने अपने इसमें लिखा हुआ है जी कि फंक्शन को आप कॉल बाय वैल्यू भी कर सकते हैं और कॉल बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने ये वैल्यूज ए और बी की वैल्यू पास की है, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो num1 को मिल जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो num2 को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसे कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो फिर ये ए की एक कॉपी जाएगी इस फंक्शन के अंदर और इस बी की भी एक कॉपी जाएगी इस फंक्शन के अंदर। उसे हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हम कहते हैं। ये दो तरीके हो सकते हैं अगर आप ये पूछ रहे हैं तो। अदरवाइज आप फंक्शन को कॉल करें और इस बात का ध्यान रखें, अब इसमें जिस किस्म का भी सवाल आता है आउटपुट के बारे में पूछते हुए, अगर आपको फंक्शन लिखना आता है, कोडिंग की मश्क है, तो देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा अगर एट फर्स्ट साइट आपको वो सवाल समझ में आता हो तो उस पर खपना है, वरना आउटपुट वाले क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लगता है। आप उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा और दूसरे राउंड के अंदर जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आमतौर पे ये बात जहन में रखिएगा कि इतना लंबा नहीं होता, टेक्निकल जरूर होता है। ठीक है, यानी इतना लंबा कोड नहीं होता, लेकिन कोड में कोई ऐसी टेक्निकल एरर या कुछ ऐसा छुपा होता है कि जो आपको फर्स्ट साइट में नजर आना चाहिए। ठीक है, अगर वो फर्स्ट साइट में नजर आ गया तो दैट्स गुड, अदरवाइज आप उसको छोड़ के तो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे भी जो है ना वो जा सकते हैं। जी, फंक्शंस के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है, एक चीज जो फंक्शन के हवाले से होती है जी, जो आमतौर पे डिस्कस की जाती है जी, कॉल बाई रेफरेंस। इसका मैं बताता हूँ कई बार, जो जब ये टॉपिक हमारे पास आएगा ना मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, या स्कोप ऑफ द वेरिएबल से क्या मुराद होता है जी। ठीक हो गया, स्कोप ऑफ द वेरिएबल से जो फंक्शन, जो वेरिएबल जिस बॉडी में डिक्लेयर होता है उसका स्कोप वहीं तक होता है। आप देखें ये आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और ये फंक्शन की बॉडी है। इंट रिजल्ट जो है ये इस फंक्शन, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वेरिएबल क्रिएट होगा, और ये भी लोकल है, ये भी लोकल है। ये तीन वेरिएबल लोकल हैं जो इस फंक्शन के क्रिएट होने पे ही, एग्जीक्यूट होने पे क्रिएट होंगे, और जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट वापस जाएगी उस वक्त ये वेरिएबल जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। क्योंकि मेन भी एक फंक्शन होता है, तो आप देखें ये ए, ये बी, ये रेट, ये सारे ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं कि जो सिर्फ मेन के अंदर तो इस्तेमाल हो सकते हैं, आउटसाइड द मेन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर आकर, जैसे यहाँ पर ए और बी आपने वहां डिक्लेयर किए हुए हैं, अगर आप यहाँ पर ए लिख देते हो और
यहाँ पर आप वेरिएबल बी लिख देते हो, ठीक है, और आप इसको कंपाइल करोगे तो एरर आएगी, क्योंकि वो ए और बी को नहीं समझता। ए और बी जो है वो इस स्कोप के अंदर जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स, अगर आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल आपके हर जगह पे इस्तेमाल हो, तो फिर आपको ये मेन फंक्शन से भी बाहर आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इंट ए और इंट बी। अब आप इन फंक्शंस को, इन वेरिएबल्स को इस फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और आप इन वेरिएबल्स को इन फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं जी। ठीक है जी। तो फंक्शंस के एतबार से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जी, अदरवाइज हम मूव करते हैं एरेज की तरफ। फ्रेंड फंक्शन तैयबा इसका टॉपिक नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है जी। फ्रेंड फंक्शन और वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है जी। नहीं जी, फंक्शंस जो होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के होते हैं। आपको जो पीस ऑफ कोड मिलेगा वो ज्यादातर जो आमतौर पे आते हैं वो सी प्लस प्लस का कोड ही वहां पर लिखा होता है जी। ठीक है जी, वो किसी और लैंग्वेज का फंक्शन नहीं होगा जी। हाँ जी, फंक्शन को अगर आप इस तरह करें कि इसकी टाइप्स क्या हैं, तो हम इसे कह सकते हैं जी, फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं सोहेल साहब। एक ऐसे फंक्शन के जो रिटर्न करते हैं वैल्यू को, और एक ऐसे फंक्शन जो वैल्यूज को रिटर्न नहीं करते। ठीक है जी, इस तरह आप इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। सी प्लस प्लस और सी में कोई फर्क नहीं है जी आपके लिहाज से, ठीक है ना। सिंटैक्स का फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है, बिल्कुल माइनर सा। सी प्लस प्लस जो है बेसिकली सी उसी का ही सबसेट है जी। हाँ जी, फंक्शंस के हवाले से सारी डिस्कशन क्लियर है जी। तो अब हम मूव करते हैं जी एरेज के ऊपर। और एरेज के हवाले से भी जो दो चार बुनियादी चीजें हैं वो आपने समझनी है। एरेज हमें पता है कि जी कलेक्शन ऑफ कंसेक्टिव लोकेशंस के ऊपर डाटा को हम स्टोर करते हैं, तो हमारे पास एरेज बन जाती है। हर एरे का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है जी, और उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होती है और उसका साइज होता है। और एरे का जो साइज होता है वो स्टैटिक होता है। जो बातें एरेज के बारे में पॉइंट यानी टेक्निकल पॉइंट जो समझने वाले हैं, एरेज एक स्टैटिक नेचर की कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होती है कि जिसका साइज प्री कंपाइल टाइम में मेंशन हो जाता है, बाद में उसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है जी, यानी आपने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर एरे पांच एलिमेंट्स की एरे बनाई है, तो अब आप उसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक स्टैटिक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसे डाटा स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं, नॉट चेंजेबल भी कहते हैं, जो भी आप लफ्ज इसके लिए यूज करते हैं। इसके अंदर डेफिनेटली जो दूसरी खूबी एरे की होती है वो ये होती है कि ये कंटिन्यूस एरिया ऑफ द मेमोरी होता है, कि एक मेमोरी के अंदर जो एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंजेक्टिवली एलोकेट होती है। समझ आ रही है जी, वो वैल्यू इसकी कंजेक्टिवली वहां पर जो है वो एलोकेट हो रही होती है जी। मसलन अगर आपने 5 की एरे बनाई है, तो यहाँ पर आपको 5 बाइट्स जो हैं, अगर ये दो दो बाइट की है तो इस तरह कंजेक्टिवली जो है ये बाइट्स जो हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगी। अगर दो दो बाइट का वेरिएबल है, तीन तीन बाइट का वेरिएबल है, तो ये आपका फॉर एग्जांपल 0 एलिमेंट है, ये आपका 1 एलिमेंट है, ये आपका 2 एलिमेंट है, ये आपका 3 एलिमेंट है। तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि एरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है, जिस तरह हर वेरिएबल के लिए स्पेस एलोकेट होती है, तो वो कंसेक्टिव लोकेशंस इन द मेमोरी जो है वो उनको एलोकेट होती है। और एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो हमारे पास 0 होता है। जो चीज आपने याद करनी है वो क्या करनी है, कि कितने मुख्तलिफ तरीकों से एरे को डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है जी, ये जरूर आपने देख लेना जी, एरे को डिक्लेयर करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो कौन कौन से हैं।
मसलन अब आप देख सकते हैं एरे को डिक्लेयर करने के, एरे declaration in C++। चलें जी, इसमें देख लेते हैं इस आर्टिकल में कि कितने मुख्तलिफ तरीकों से आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो जनरल सिंटैक्स है वो ये है कि आप डाटा टाइप पहले लिखेंगे, उसके बाद एरे का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप उसका साइज जो है वो मेंशन कर देंगे। तो ये एक एरे इतने साइज की डिक्लेयर हो गई। जैसे यहाँ पर है कि int x of 6 है और ये आपके पास एरे जो है ना वो डिक्लेयर हो सकती है। इसी तरह आप डायरेक्टली वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आपने लिखा int x 6 और उसके बाद आप ये इनिशलाइज भी कर दी हैं वैल्यूज और ये आपने डिक्लेयर भी कर दी हैं। इसी मिसाल को मैं आपके सामने ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल हम इसी के मेन फंक्शन के अंदर ही इसको डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद हम इसको रन करते हैं तो किसी किस्म की कोई int a एंड b, ये जो हमारे पास है फंक्शन, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो देखें कोई एरर नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी एक वैलिड तरीका है एरे को डिफाइन करने का। मैं यहाँ पे y लिखता हूँ और यहाँ से साइज को ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देखें ये भी एक वैलिड तरीका है एरे को डिफाइन करने का। समझ आ रही है जी? इसी तरह मैं यहाँ पे फिर इसे करता हूँ, x को मैंने 6 लिखा और इसके अंदर मैंने जो है वो 34 लिख दिया और उसके बाद मैंने रन किया। अब आप देखें कि इसके सॉरी एक्स चूंकि दोबारा से किया है इसलिए एरर आई है। और अब रन करें, अब आप देखें यहाँ पर भी कोई